हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 6 चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में दो डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। नंबर 1, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज एंड नंबर 2, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्सेज क्या है और इंटरफेरेंस क्या है, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का ये टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कोहेरेंट सोर्स की बात की जाए तो सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। मतलब कोहेरेंट सोर्स एक ऐसे सोर्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं उनकी वेवलेंथ सेम होती है, फ्रीक्वेंसी, उनका फेज डिफरेंस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब दूसरी मैंने आपको डेफिनेशन बोली, व्हाट इज द इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस है वो एक ऐसा फिनोमिना होता है, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। मींस कोहेरेंट सोर्सेज से जो आपकी लाइट आती है उनका जो सुपर इंपोज होता है और उसके बाद जब दोबारा से लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पूरे के पूरे फिनोमिना को, इस पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ओके, एक साइंटिस्ट हुए हैं यंग्स, उन्होंने इस फिनोमिना को स्टडी किया और हमें दो टाइप के इंटरफेरेंस बताए। जैसे नंबर 1 एक हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हमारे पास होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव कब मिलेगा, तो इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनके पास क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। जब क्रस्ट से क्रस्ट सुपर इंपोज होगी या ट्रफ से ट्रफ सुपर इंपोज होगी, उस टाइम पे जो हमें वेव मिलेगी, इंटरफेरेंस मिलेगा, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जब आपकी क्रस्ट के साथ ट्रफ सुपर इंपोज होगी या ट्रफ के साथ क्रस्ट सुपर इंपोज होगी, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट। अब कई बार क्वेश्चन आता है या कई बार बच्चे भी पूछते हैं क्लास में कि मैम कोहेरेंट जो सोर्सेज होते हैं, जैसे सपोज रूम के अंदर दो लाइट हम ऑन कर देते हैं तो वहां पे भी तो लाइट आपस में इंटरफेयर होती है, तो क्या वो कोहेरेंट सोर्सेज का काम करेंगे? सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। कभी भी तो इंडिपेंडेंट सोर्स आपके कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। आप ये एक डेली लाइफ का एग्जांपल है, आप अपने रूम में करके देख सकते हैं। जब आप दो अलग अलग सेपरेट बल्ब्स को, एलईडी को ऑन करते हैं, ठीक है, रूम के अंदर लाइट की इंटेंसिटी पहले से ज्यादा होती है, लेकिन क्या कभी आपने रूम के अंदर जब आपने दो बल्ब को ऑन किया, ऐसे पूरी वॉल्स के ऊपर व्हाइट ब्लैक ऐसे स्ट्रिप्स देखी है क्या कभी आपने? नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? उसका रीजन है क्योंकि वो जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं आपके, उनकी वेवलेंथ अलग हो सकती है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, मे बी उनका जो फेज है वो सेम ना हो या कॉन्टिन्यूएशन में आपको वेरी कर रहा हो। ठीक है। फिर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लेजर लाइट, आपने देखा होगा लेजर लाइट को, जब आप छोटे होंगे तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेन जैसा, पेन की शेप में आपने यूज किया होगा, या आजकल कई ऐसी गन आती है बेटा जिसमें आगे एक रेड कलर की लाइट होती है, जिसको आप सामने दीवार पे ऐसे लगा के देखते हैं तो एक पॉइंट सा आता है, वो लेजर लाइट होती है। क्या आपने कई मूवीज में देखी होगी, है ना? या फिर आजकल बहुत सारे गेम्स हैं जहां पे गन यूज करते हैं तो उसमें एक रेड पॉइंट आता है, वो आपकी लेजर लाइट होती है। तो क्वेश्चन है उसके ऊपर कि क्या दो आपकी लेजर लाइट कोहेरेंट सोर्स हो सकती हैं? तो अगर आइडियली देखा जाए तो नहीं हो सकती, लेकिन कई जगह बुक्स में आपको मिलेगा प्रैक्टिकली कि हाँ भाई वो थोड़ा सा कोहेरेंट हो सकती है, मतलब उनकी वजह से आपको जो पैटर्न है वो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला मिल सकता है, मतलब वो आपके फिनोमिना को, इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करके आपको पैटर्न दिखा सकती है ना? तो अब क्वेश्चन है, तो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए, है ना, कि इससे हमारी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज, एवरीथिंग इज सेम, कैसे होगा ये? तो ये जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन यंग्स जो एक साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने दिया था। एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लैब में, जिसमें उन्होंने क्या लिया, यहाँ बोर्ड पे मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखा है ताकि अपना टाइम थोड़ा सेव हो जाए इस वजह से, अदरवाइज आप क्लास में होते तो मैं आपको ये दोबारा ड्रॉ करके दिखा देती कि इसको कैसे ड्रॉ किया गया है।
दिस इज सो सिंपल। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आप एक एस सोर्स ले लें। यहाँ पे ये जो मैंने वेव बना रखी है आपकी, इसके अंदर जो थोड़ा कैमरे को जूम करके देखना बेटा जब आप वीडियो को देख रहे हो, एक डार्क है और एक आपकी डोटेड है। डार्क वाली क्रस्ट है, डोटेड वाली आपकी ट्रफ है। ऐसे क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में मैंने पैटर्न बनाया, ठीक है। इस सिंगल स्लिट की लाइट को हमने एक और स्लिट ए और बी पॉइंट पे, बहुत स्मॉल साइज की आपके पास दो और स्लिट है, एक S1 और एक S2, उनसे लाइट को जब पास किया तो ऐसे ही जो ए पॉइंट पे जो लाइट होगी वो भी आपकी क्रस्ट ट्रफ के फॉर्म में आगे आपकी ट्रेवल करेगी, और जो बी पॉइंट पे भी लाइट होगी आपकी, वो लाइट भी आपके क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ये आपस में मिक्स होंगी। तो यहाँ पे आपको मिक्सिंग का पता एक्चुअली चल नहीं रहा है, मैं आपको थोड़ा यहाँ बताती हूँ। सपोज आपकी एक क्रस्ट से क्रस्ट आपके मीट की, तो उसको हमने डॉट पॉइंट से दिखाया है, ठीक है। सपोज आपकी क्रस्ट के साथ दूसरे की ट्रफ मिली तो उसको क्रॉस से दिखाएंगे। जब जब आपकी क्रस्ट से क्रस्ट, या ये भी हो सकता है आपका कि ट्रफ से ट्रफ मिले, क्रस्ट से क्रस्ट आपकी सुपर इंपोज हो, ट्रफ से ट्रफ आपकी सुपर इंपोज हो, दोनों केसेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा, आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। लेकिन जब आपकी एक क्रस्ट से ट्रफ या फिर एक ट्रफ से आपकी क्रस्ट आपकी सुपर इंपोज होगी तो आपको ये सिंबल क्रॉस मिलेगा बुक में। तो यहां पे आपका जो मिलेगा वो मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस पैटर्न को जब पॉइंट आउट करके स्क्रीन पे देखा गया, ये थर्ड वाली स्क्रीन, ये आपके पास फर्स्ट सोर्स वाली स्लिट है जिसके सोर्स आपकी लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या आप इसको सिंपल सोर्स भी बोल सकते हैं। डोंट कॉल इट स्लिट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक सोर्स है जिसकी लाइट को हमने दो स्लिट से पास किया। ऐसा करने से जो लाइट आपको मिलेगी वो कोहेरेंट सोर्स जैसी मिलेगी आपको। ये आपकी स्लिट है और ये आपकी स्क्रीन है। इस स्लिट की वजह से स्क्रीन के ऊपर आपको एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है, जिसमें जो आपको सेंटर मिलेगा, आपको जो सेंटर वाली फ्रिंज है, मैंने क्या लिखा हुआ आपका फ्रिंज, सेंटर की जो फ्रिंज है आपकी, वो आपको मिलेगी ब्राइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। अब यहां देखें, डॉटेड जो है आपका वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको मिलेगा ब्राइट। उसके बाद अल्टरनेट आपके डार्क है, फिर आपके ब्राइट है। इस केस के अंदर जो आपकी विड्थ होती है वो सारी सेम होती है, मतलब आपकी डार्क की विड्थ, ब्राइट की विड्थ, उनकी इंटेंसिटी इवन, वो सारी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक जैसा होती है। कब, जब आप सोर्स को मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन, व्हाट इज दिस मोनोक्रोमेटिक सोर्स? तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है प्यारे बच्चों एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट, एक सिंगल, राइट, उसकी वजह से आपको स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आप सोर्स बेटा जी मोनोक्रोमेटिक लेते हो तो आपको जो स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा वो आपको डार्क ब्राइट इस कॉम्बिनेशन का मिलेगा आपको, और साथ ही उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, उनकी विड्थ सेम होगी। ये मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बनाऊंगी। अभी आज वाला जो वीडियो का ये वाला जो पार्ट है आपका यंग्स वाला, इस वाले पार्ट में जस्ट आपको मैं ये जो अपना है थ्योरेटिकल पार्ट और कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इसको कवर करूंगी। सेम वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट बना के मैं आपको जो भी मैंने आपको बोला है, वर्बली बोला है, क्योंकि साइंस में वर्बली से काम नहीं चलता, आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी देना होता है किसी भी बात का। तो मैंने थ्योरेटिकली बोला कि इनकी जो विड्थ है आपकी, जिसको हम बीटा से लिखेंगे, वो सबकी सेम होगी, वो डार्क है आपका ब्राइट। ये जो प्रूफ है ये मैं अपनी इस वीडियो के अगले वाले पार्ट में डालूंगी, तो आप प्लीज इसके साथ उस वीडियो को देख के आप कंप्लीट टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम क्या ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पे लिखा है सुपरपोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप थोड़ा सा इसको समझिए, आपको ये डायग्राम सेम बुक में भी मिलेगा प्यारे बच्चों। ये देखिए एक बार आप, यहाँ पे सपोज ट्रफ से ट्रफ आपकी टकराई, एक सिंबॉलिक वे है, तो आपको क्या है उसी डायरेक्शन में नीचे मिलेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो डार्क है आपका, सपोज वो क्रस्ट है और डॉटेड वाला ट्रफ है, तो क्रस्ट से जब आपका ट्रफ स्ट्राइक किया, जैसे मैथ्स के अंदर आप 5 के अंदर -5 को ऐड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0। आपको थोड़ा बेसिक सा मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को शायद ये डायग्राम समझने में प्रॉब्लम आए कि मैम ये आपने डायग्राम में क्या बता दिया, क्योंकि क्लास में भी आज करवा रहे थे तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी। ये यहाँ देखिए,
जब क्रस्ट से क्रस्ट को आप सुपर इम्पोज करेंगे, एग्जाम्पल, तो 5 में आपने 5 को ऐड किया तो आपके पास क्या आया, +10, क्योंकि आपने +5 में +5 को ऐड किया, ठीक है। लेकिन जब आपने क्रस्ट में ट्रफ को ऐड किया देन आंसर इज 0, आपको डार्क मिलेगा, डार्क फ्रिंज। ऐसे ही नेक्स्ट आपने -5 में -5 को किया, यस, आंसर इज -10, ठीक है। आपको नेगेटिव में मिलेगा तो हमने उस नेगेटिव को बिलो करके दिखा दिया। पॉजिटिव में अगर अप लिया है तो नेगेटिव में जब टफ से टफ है तो हमने उसको डाउन से दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट फिर दोबारा से आपका सपोज प्लस में, जैसे यहाँ पे हमने प्लस लिया था तो आप यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं, नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो अगेन 0, फिर आपका +5 में +5 आपने ऐड किया, अगेन +10। आप इस चीज से समझिए, आपको ब्राइट मिल रहा है, फिर ब्राइट, और बीच में आपका क्या है, डार्क। तो आपको ये जो फ्रिंजेज हैं ये आपको अल्टरनेट मिलेंगे, लाइक डार्क ब्राइट इस पैटर्न की। सो अभी ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट है। अच्छा, से एक दो बात का ध्यान रखना होता है इन फ्रिंजेस के लिए। जैसे नंबर 1, ये जो डिस्टेंस है ना बेटा स्लिट और स्क्रीन का, ये सीबीएसई में आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कि अगर मैं इस स्लिट का स्क्रीन का डिस्टेंस ज्यादा कर दूं, बहुत ज्यादा या बहुत कम कर दूं, तो फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रिंज आपकी एक टाइम बिल्कुल छोटी हो जाती है, एक टाइम बहुत बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैटर्न है ये स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो इसका मतलब इनके बीच में भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही आप इसके डिस्टेंस को एक्सटेंड या आप कंप्रेस कर सकते हो। बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा करने से फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाती हैं। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सपोज आप इस पूरे सेटअप को किसी आप एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में डाल देते हैं, तो क्या अब आपकी फ्रिंजेस बनेंगी। तो यस स्टूडेंट, ये फ्रिंजेस बनेंगी, लेकिन इनकी जो फ्रिंज विड्थ है वो सफर करेगी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, इस टाइम पे, यस आई थिंक आपको यहां पे क्लियर है, वेट अ मिनट, आई थिंक आपको बोर्ड पे यहां दिख रहा है, मैं ये यहां ऊपर लिख के दिखा रही हूं बेटा, बीटा डैश आपकी फ्रिंज विड्थ है कब, तब आप इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम में डाल रहे हैं, लिक्विड में। तो जो पहले की फ्रिंज थी वो अपोन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनवर्स का, राइट। तो फ्रिंज विड्थ पहले से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे आपकी, मतलब वो डिपेंड करेगा आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, राइट। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो क्या पता आपके जो बोर्ड एग्जाम है बेटा जी वो स्कूल में ना होकर आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं। तो ऑनलाइन में चांसेस है आपके एमसीक्यूज आने के। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम एमसीक्यूज किया करें। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, एज अ टीचर मैं आपको एक सजेशन देती हूं, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी की बुक है, आपको उसको लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करना है, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। उससे बेस्ट बुक शायद अभी तक कोई बनी नहीं है, दुनिया भर की बुक्स है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़ने के लिए बोलूंगी, ठीक है। उसमें छोटा सा होती है, वो पतली सी बुक है आपकी बाकी बुक के कंपैरिजन में, लेकिन वो एक हिंदी में कहावत होती है ना, गागर में सागर भर देना। तो उस छोटी सी कंप्लीट बुक में आपको बड़े काम की बातें लिखी गई है। सो डोंट वेस्ट टाइम, मैं आपको आगे बताती हूँ इस पार्ट का। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ये जो ए और बी स्लिट है आपका, इनका भी डिस्टेंस स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल को कैपिटल डी से आपको बुक में मिलेगा, सिंबल स्लिट से लेके स्क्रीन तक का कैपिटल डी, ए से लेके बी जो आपकी स्लिट है, आपको कई बुक में S1 और S2 सिंबल भी मिल सकते हैं, ये आपको मिलेगा स्मॉल डी। तो क्या हम इनकी भी जो विड्थ है कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे भी आपके स्क्रीन की ये जो फ्रिंजेज हैं ये आपके डिस्पेयर हो सकती है। तो एक लिमिटेड पॉइंट तक ही आपको ये इसकी लिमिट को रखना है, इसके डिस्टेंस को रखना है। सीबीएसई जो बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी पार्ट से ज्यादा आता है, तो एनसीईआरटी के जितने भी सोल्ड एग्जांपल हैं, अनसोल्ड हैं, एडिशनल हैं, वो सारे आप प्लीज कवर करें। उसके बाद आप किसी भी बुक को ओबे कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी बुक है। तो अभी इस पार्ट का थ्योरेटिकल कवर हो चुका है। अब मैथमेटिकल में क्या करेंगे, कंडीशन हमें देखनी है कि किस कंडीशन पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और किस कंडीशन पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कंडीशन वाले पार्ट से। सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किस कंडीशन पे हमें ये मिलेगा, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमने
एक आपकी जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड को y1a sin ओमेगा टी इस फॉर्म में लिखा डिस्प्लेसमेंट को, y2 को हमने लिखा b sin ओमेगा टी प्लस फाइव की फॉर्म। एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एक को इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कि डेफिनेशन में था, हम इन दोनों जो डिस्प्लेसमेंट है इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा यस y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इनकी वैल्यू अगर आप पुट करें तो a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहां ना लगा के इसको यहां लगाना, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, a साइन ओमेगा टी एज इट इज, ये आपको ऐसे का ऐसा रखना है। नेक्स्ट b टाइम ये जो आपके पास है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब यहाँ पे a और b आपके पास ओमेगा t और फाइव है, उसको आप अप्लाई करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अपना ये वाला है, तो मैंने क्या लिखा b एज इट इज वन टाइम साइन ओमेगा t, तो cos को फाइव लिखेंगे प्लस b एज इट इज, जब आपने साइन के साथ ओमेगा t लिया तो नेक्स्ट टाइम में cos के साथ क्या लेंगे ओमेगा t इंटू साइन फाइव, राइट। नेक्स्ट स्टेप में जिसके अंदर ओमेगा t है वो हम कॉमन लेते हैं। जैसे आप यहां देखें, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आता है, तो यहां इस इक्वेशन में अगर दोनों में से कॉमन लेते हैं हम, तो वी कैन राइट लाइक दिस a प्लस, यहां से हमने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो a है लेफ्ट हमारे पास, और यहां पे b cos फाइव, और साइन ओमेगा टी को हमने यहां पे ऐसे लिखा, प्लस पीछे वाला पार्ट आपका एज इट इज b cos ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो ये अपना क्या था सारा y, क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया था। अब यहां पे आपको थोड़ा सा एक चीज लर्न करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, वो क्या, a प्लस बी कॉस फाइव, इस टर्म को हम कुछ पुट करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे क्या, नेक्स्ट स्टेप पे बाय पुटिंग, यस क्या पुट करना है आपको, a प्लस बी कॉस फाइव विल बी इक्वल टू, ये आप इसको चाहे रट्टा लगाएं या कैसे भी, आप इसको, आपको ये वाला स्टेप लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे r टाइम, यस आपकी मैं थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। r टाइम आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा आपने लिखा। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपका साइन के साथ है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ी मदद कर सकती हूँ लर्न करने में। ये वाले पार्ट के साथ साइन है, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आप cos पुट करेंगे, इसको उल्टा पुट करना है आपको, ठीक है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों पुट करेंगे हम अपोजिट, अगर साइन है तो cos पुट करेंगे, cos है तो साइन, फिर पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगी। पीछे वाले पार्ट में b और आपके पास साइन फाइव, यस क्या बोला मैंने, b और साइन फाइव, इसको आप r साइन थीटा ये पुट करेंगे। तो आप इसको कोई इक्वेशन नंबर सपोज थर्ड डाल दें, और जो ये वाला पार्ट है आपका कंप्लीट, इसको आप सेपरेट डालेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, अदरवाइज आप इसको इक्वेशन नंबर सेपरेट ही डाल दें, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 3, जब आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, राइट, तो आपके पास क्या रहेगा वो आप लिखते हैं बोर्ड पे, यस y इक्वल टू, इसकी जगह पे आपको r cos थीटा लिखना है, सो r cos थीटा sin ओमेगा t एज इट इज, sin ओमेगा t प्लस, यस आपको आई थिंक विजिबल है यहां तक का बोर्ड, ओके। नेक्स्ट प्लस में b sin फाइव की जगह हमने लिखा r sin थीटा, सो r sin थीटा इंटू cos ओमेगा t, यस हमने यहां तक अपना लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आप खुद ही देखें, r दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट। मैं दो स्टेप एक साथ लिखूंगी, तो आप प्लीज देखिए मैं कौन कौन से स्टेप एक साथ लिखने वाली हूं। पहले स्टेप में r को कॉमन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब r कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या है, cos थीटा sin ओमेगा t प्लस sin थीटा cos ओमेगा t,
तो आपको नहीं लगता कि ये साइन वाला फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी वाला? तो यस, इसमें आपका फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का। और मेरा रीजन यही था अपोजिट पुट करने का। मीनिंग क्या था? क्योंकि आप यहां देखिए प्यारे बच्चों, जब ये वाली वेव आपकी साइन में दे रखी है, साइन है एक, ये वाली वेव का नीचे भी साइन है आपका, तो जो रिजल्टेंट होगा आपका उसका नीचे भी साइन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक टाइप की वेव दूसरे टाइप की वेव के साथ सुपर इंपोज होकर कोसाइन बन जाएगी, है ना। तो इसका पुट करने का यही रीजन था। सपोज अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं इसको साइन पुट कर देती एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे आपका ये साइन बन जाता, तो फिर ये जो आपका फॉर्मूला बनना था ये आपका कोसाइन में बनना था। लेकिन हमें तो अपने वेव का नेचर कैसे रखना है? साइन में। तो हर एक कुछ इस पुट करने के पीछे का लॉजिक होता है, आपको उस लॉजिक को समझना है, राइट। आई थिंक आप इसको इस वाले पार्ट को कर लेंगे। तो मैं लास्ट स्टेप लिखती हूँ कि इसमें जब पुट करते हैं हम ये और कॉमन लेते हैं, आर पुट किया और कॉमन लेके जब इस फॉर्मूला को हमने सम अप करके लिखा तो उसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यस, तो आप यहाँ पे देखें y1 y2 जो अपना था कॉम्बिनेशन के बाद अपने पास रिजल्ट क्या आता है। तो यहां तक आपको क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? नेक्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 5 है, इनकी मदद से हम आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कंडीशन निकालना कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस क्या क्या है। तो मैं बोर्ड एक बार साफ करती हूं। इससे नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैंने हमें आगे के लिए बोला कि हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को, यस 4 और 5 की हेल्प से हम आगे का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आपको क्या करना है? बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, जब आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 का स्क्वायर करते हैं और इनको ऐड करते हैं तो हमें आगे क्या मिलेगा? वी कैन राइट लाइक दिस। मैं इसको रोटेट करती हूँ, यहां लिखती हूँ प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, आप इन दोनों पार्ट को भी क्या लिखेंगे? स्क्वायर, लाइक ए प्लस बी cos 5 इसका होल स्क्वायर प्लस बी साइन 5 इसका भी होल स्क्वायर। अब आप यहां देखें, अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन कर दूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम यहां पे लिख देंगे आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस स्टेप में आपको क्या करना है? यहां पे a प्लस, अगर इस पूरे टर्म को मैं b मानूं तो अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन होगा, लाइक a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 और यहां से इसका स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा। अब यहां पे भी अगर आप देखें, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में b स्क्वायर आता है कॉमन, और जब आप इन दोनों टर्म्स में से b स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो आपके पास cos स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 5, अगेन आपके पास आंसर इज 1। सो वी कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप a स्क्वायर लाइक आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, यहां से cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 को प्लस करके 1 इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। और अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट अगर आप दोनों साइड लेते हैं तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा रिजल्टेंट का, वो आपके पास आएगा दिस, और इस पूरे का स्क्वायर। सो ये आपके पास है रिजल्टेंट। लेकिन रिजल्टेंट के बाद कंडीशन निकालने के लिए अभी हमारे पास एक रिलेशन होता है। जो इंटेंसिटी होती है ना बेटा, वो प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। मैंने क्या बोला आपको? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो है आपकी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब इस बात का क्या मीनिंग है मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ। मैंने बोला है सपोज I1 इक्वल टू, प्रोपोर्शनल है तो मैंने इसको हटा के k लिख दिया है यहाँ पे, k टाइम a स्क्वायर। I2 को आप लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ पे हटा के k सेम रखा है मैंने, b स्क्वायर। ऐसे ही आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी को लिख सकते हो k टाइम r का स्क्वायर। आप इस पूरे वाले रिलेशन को, इसको इक्वेशन नंबर स्टार डाल लेते हैं।
आप इक्वेशन नंबर स्टार को अगर इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो आई थिंक नीचे आपको विजिबल है, यस। सो आई जो आपका है वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम अंडर द रूट I1 I2 cos phi। तो आप इंटेंसिटी के फॉर्म में भी इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी ये कहां पे हेल्प करेगा? अभी इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड दो हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये जो रिलेशन मैंने आपका नीचे लिखा है, ये रिलेशन आपका उन न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा। सो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का स्क्वायर किया और उसको ऐड किया, ये एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन में आर स्क्वायर को कॉमन लिया और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हमने 1 रख दिया। इस साइड हमने एक्सप्रेशन को खोला, फॉर्मूला जो अपना है उसको ओपन किया, कुछ कॉमन लेके अगेन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया और वहां से आर निकाल लिया। फिर हमने इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन किया। देखो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, राइट? इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, अदरवाइज आप यहां से आगे वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते थे। आगे वाला पार्ट है अपनी कंडीशन कि कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन पता चलेगी प्यारे बच्चों इस रिजल्टेंट से। यहाँ पे जो ये आर है, इसके अंदर ये जो ये वाली टर्म है जो आपकी, या ऊपर वाली इक्वेशन से देख ले आपकी cos स्क्वायर जो ये फाई है आपकी, cos जो आपकी फाई है इसकी वैल्यू जब आपकी +1 होगी, आपको एक बात और बताती हूँ, जो cos है आपका cos थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये मैथ्स की आपकी एक बात है जो आपसे शेयर कर रही हूं। ऐसे ही आपकी साइन के साथ होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आपकी होती है -1, राइट? तो साइन और जो कॉस है आपकी वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऑसिलेशंस उनकी आती रहती है प्लस से माइनस। तो बात है कंस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव के लिए जो कंडीशन है वो आपकी नंबर 1 है कि जो आपका cos थीटा है, या यहाँ पे जो cos फाई है आपका, उसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। ठीक है, इस दो कंडीशन से हम आगे का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना है और फेज डिफरेंस कितना है कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए, राइट? मींस यहां तक करने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें 3 कंडीशंस देखनी है, कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है? नंबर 1 कि cos फाई आपका +1 होना चाहिए। अगर आपका cos फाई +1 है तो फाई के किस किस एंगल पे आपको cos की वैल्यू 1 मिलती है? तो मैथ्स की हेल्प लेते हैं। अगर आपका जो ये फाई है ये 0 है, 2 पाई 4 पाई मतलब इवन पाई पे आपको cos की वैल्यू 1 मिलती है। तो nth की अगर बात करें तो आपका 2n पाई होगा। तो इसका मतलब फेज डिफरेंस को फाई सिंबल से लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू होगी nth टर्म के लिए 2n पाई। उसके बाद बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, x इज द सिंबल फॉर पाथ डिफरेंस। वो बुक टू बुक आपका चेंज भी हो सकता है, λ/2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के केस में कितना आया है? 2n पाई। तो हमने उसकी वैल्यू पुट की, 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा? पाथ डिफरेंस x = n लैम्डा। इसका मतलब अगर हम यहां से कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को डिस्कस करें तो जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव की, उसके अंदर जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपका 2 पाई इंटू इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए आपका। और अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस की, वो या तो होना चाहिए 0, जब हम n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 0, या फिर आपका होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। तो ये आपकी कंडीशंस है कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब सिमिलर वे में जब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव को डिस्कस करते हैं, तो वहां पे cos फाई आपका होना चाहिए -1। cos फाई -1 किस किस के लिए होता है? आपकी ओड पाई के लिए, जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई। अगर आप nth टर्म लिखे तो 2n-1, यस, दिस वे। आप n की वैल्यू को पुट करके देखें, जब n की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपके पास ये सारे टर्म्स आएंगी, राइट? उसके बाद सिमिलर वे में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा? λ/2 पाई इंटू में 5। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू को पुट करके देखें तो आपके पास λ/2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई। पाई से पाई आपका जस्ट क्या हो जाएगा?
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो आपका आएगा 2n-1 इंटू में λ/2। तो ये आपके पास था फेज डिफरेंस और ये आपके पास है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस में आप क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ओड मल्टीपल ऑफ या ओड जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। आप कंपेयर करें, यहाँ पे 0 होता है या फिर आपका कितना होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, और इस केस में आपका ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। तो ये कंडीशन है आपकी कॉस की वैल्यू +1, तो डिस्ट्रक्टिव में कॉस की वैल्यू -1, कंस्ट्रक्टिव में आपका फेज डिफरेंस 2n पाई, तो डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस 2n-5, कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस n लैम्डा, तो डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। ये कंडीशन जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा जो मैंने डिस्कस किया था, फ्रिंज विड्थ आपकी सेम आएगी, तो वहां पे डियर स्टूडेंट मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करूंगी, क्योंकि मैं इस पार्ट में आपको फुल्ली एक्सप्लेन करके दिखा चुकी हूँ। सो इसके बाद नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, फिर हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, सम अप करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो वेट अ मिनट। यस, तो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, टॉपिक के बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूले एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसकी जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो नंबर 1, r = √a² + b² 2ab cos phi, ये टॉपिक। यहां पे कई बार आपको पूछा जा सकता है बेटा जी r मैक्सिमम या r मिनिमम का फॉर्मूला बताइए। तो अभी जैसे कंडीशन देखी थी हमने, एक बार मैक्सिमा के लिए cos phi की वैल्यू 1 पुट करना, मिनिमा के लिए cos phi की वैल्यू -1 पुट करना। ऐसा करने से जो आपका फॉर्मूला बनेगा उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा a + b, और एक बार मिनिमा के लिए आंसर आएगा a - 1। नेक्स्ट है आई मैक्सिमा और आई मिनिमा, ये कैसे निकाला मैंने, तो आपको ध्यान हो टॉपिक के लास्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना, और बोला था न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। तो वो आप यहां देखें, हम आई मैक्सिमा आई मिनिमा की वैल्यू को इस टाइप से लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर अपॉन में a - b का होल स्क्वायर, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला IR = I1 + I2 + 2 टाइम √I1 I2 cos phi, और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में W1 और W2 जो A और B पे हमारे पास स्लिट थी, उसकी जो विड्थ है बेटा जी, कई बार एग्जाम में वो विड्थ भी दी जा सकती है, उस विड्थ के साथ इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है। तो W1/W2 = I1 I2, दोनों जो आपकी स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रही है लाइट की, इक्वल टू फर्दर एम्पलीट्यूड जो आपका है उनका स्क्वायर। तो W1/W2 = I1 I2 फर्दर इक्वल टू a² b²। तो मैक्सिमम आई थिंक आपको इन फॉर्मूला से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, लाइट वेव फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 81:1, मतलब I1 और I2 का रेशियो हमें गिवन है, प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस। निकालना क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा ये वाला फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि रेशियो गिवन है। तो आपको सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप उसके आंसर में सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको लिखें। जैसे मुझे तो वही हिंट मिला है कि I1 और I2, यहां देखें, जिसको मैं लिख सकती हूँ a² / b², और वो गिवन है 81/1, मैं ऐसे इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। फर्दर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको a/b = 9/1, और फर्दर थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या मैं इसको a = 9b, यस मैं इसको पुट कर सकती हूँ। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, I1 I2 का रेशियो हमें गिवन था, है ना, क्योंकि विड्थ की तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज हम विड्थ वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि उसने इंटेंसिटी देके मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो पूछा है, तो उसमें हमारी कौन हेल्प करेगा, A और B। तो इसका मतलब हमें कैसे भी करके A और B जो एम्पलीट्यूड है उनकी वैल्यू निकालनी है।
सो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स ये वाले रेशियो से हमने स्टार्ट किया, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर आपके पास क्या है 9 और 1, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके a को 9b के इक्वेट कर लिया। आप b को भी कर सकते हो a के इक्वेट, लेकिन मैंने थोड़ा a को ही b के इक्वेट कर लिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। यस, I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम, ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके पास ऊपर गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, आप यहां से a इक्वल टू 9b की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें तो क्या राइट लाइक दिस 9b प्लस b होल स्क्वायर अपॉन 9b माइनस b होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 10b इसका होल स्क्वायर अपॉन में यहां पे आपका क्या आ जाएगा 8b का होल स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं एक स्टेप में लिखूंगी डायरेक्ट, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा आपका और 8 का स्क्वायर आपके पास होगा 64। 100 अपॉन में 64 करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर कितना ना चाहिए, आई थिंक 25 बाय में 16। आप चेक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके पास ये आंसर आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। तो मे भी आपको एग्जाम में, क्योंकि अब की बार मैंने आपको बोला है कि बोर्ड क्या होता है अपना पैटर्न भी चेंज कर दे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस किया है और इस टाइम पे वो फोकस ज्यादा एमसीक्यूज पार्ट पे कर रहा है। तो एमसीक्यूज में बेटा 1 मार्क्स में आपको ऐसे फॉर्मूला बेस से न्यूमेरिकल आएंगे। सो ये था अपना ये वाला पार्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज की क्लास है ये यही ओवर होती है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। यस डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रॉब्लम में आपको गिवन है इफ टू स्लिट इन YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको न्यूमेरिकल में शॉर्ट फॉर्म में भी मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। अगर आपको पूरा कंप्लीट ना मिलके ऐसे मिले तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है। हैव विड्थ रेशियो, आपके पास क्या गिवन है, आपको स्लिट की विड्थ का रेशियो गिवन है 4:1। अगेन सेम थिंग, रिड्यूस द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसका मतलब आपको जो आंसर है यस उसको स्टार्ट करने से पहले जो आपको गिवन है, मतलब आपको W1 और W2 की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं 4:1। फर्दर अगर आप यहां पे देखें तो A बाई B को यस आप 2:1 लिख सकते हैं। तो यहां से विड्थ की वैल्यू गिवन है, आप A और B एम्पलीट्यूड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लास्ट में आपसे पूछा गया है रेशियो के बारे में, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें I मैक्स का अपॉन I मीन का। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करती हूं तो आप देखिए A की वैल्यू यस, यहां से अगर आप रेशियो कंपेयर करें तो A की वैल्यू को यहां पे A को आप 2B के इक्वेट कर सकते हैं। अगर आप A को 2B लिखते हैं तो क्या आएगा 2B प्लस B का होल स्क्वायर अपॉन में 2B माइनस B का होल स्क्वायर। आपने दोबारा से सेम पैटर्न अप्लाई करके A और B की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट किया। ऊपर आपके पास 3B बनेगा, नीचे आपके पास 1B बनेगा। अब 3B स्क्वायर करेंगे तो 9B स्क्वायर आएगा। जैसे 3B का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 9B स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या आएगा 1। B स्क्वायर से B स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। देन योर आंसर इज 9/1 या 9:1। तो दिस इज योर आंसर। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट में मैं आपसे दो ही बातें बोलना चाहूंगी। ये जो आपका टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। लाइक नंबर 1 कि सबसे पहले अगर कोहेरेंट सोर्सेज हैं तभी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। आपकी जो दो स्लिट है उसका डिस्टेंस, स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस, ये भी अगर आप कम ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा, तब भी आपको फ्रिंज की विड्थ नहीं मिलेगी, मतलब आपको फ्रिंज विड्थ आपकी डिस्पेयर हो जाएगी, आपको एक यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी। तीसरी बात, अगर दो स्लिट में से एक स्लिट को आप क्लोज कर देते हैं, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं, एक स्लिट को ऑफ कर दे तो पूछा जाता है कि सिंगल स्लिट से पैटर्न बनेगा, तो नेवर, क्योंकि लाइट इंटरफेयर ही नहीं होगी। अगर क्रस्ट से टफ सुपर इंपोज ही नहीं होगी तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का जो ये पैटर्न है ये आपका नहीं बनेगा, राइट। और नेक्स्ट इसमें है कि सपोज जो हमने स्टार्टिंग में एक सोर्स लिया था,
सोर्स को मोनोक्रोमेटिक नहीं लेते, हम व्हाइट लाइट ले लेते हैं सपोज, तो क्या होगा, अगर आप मोनोक्रोमेटिक को रिप्लेस करते हैं व्हाइट लाइट से, तो उस टाइम पे भी आपको फ्रिंज विड्थ मिलेंगी, लेकिन सेंटर में मिलेगी आपको व्हाइट, और अल्टरनेट आपको मिलेंगी कलर्ड। और कलर्ड भी किस पैटर्न में, सेंटर वाले के जस्ट साइड में आपको वायलेट और फिर आपको विबग्योर करके लास्ट में आपको रेड मिलेगा, और उनकी विड्थ है वो अलग अलग होगी। जैसे मोनोक्रोमेटिक में मैंने आपको बोला था डार्क ब्राइट इन सबकी विड्थ सेम होती है, इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन कलरफुल पैटर्न में क्योंकि हर एक कलर की वेवलेंथ अलग होती है, तो जो उनकी विड्थ है, जैसे वायलेट की विड्थ बात करें, रेड, इंडिगो, जो भी आपके कलर्स हैं विबग्योर वाले, सबकी वेवलेंथ अलग है, तो सबकी बैंड विड्थ भी अलग होगी, इंटेंसिटी भी अलग होगी। कई बार क्वेश्चन आता है वायलेट की विड्थ ज्यादा होगी कि रेड की ज्यादा होगी, तो वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। यस, आप खुद सोचें किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी जो आपकी बैंडविड्थ है वो ज्यादा। ये कैसे बोला मैंने, ये जो मैंने बोला ये इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट पे बनाऊंगी उसके बेसिस पे बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें एक मैथमेटिकल प्रूफ दूंगी बेटा, जिसमें ये बताया गया है कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा उसकी बैंडविड्थ ज्यादा, मतलब उसकी जो ब्रॉडनेस है, उसका जो फैलाव है लाइट का वो ज्यादा। सो वायलेट की वेवलेंथ कम, उसकी बैंडविड्थ कम होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, कलर्स की बात करें तो जो आपका रेड कलर है उसकी विड्थ भी ज्यादा होगी। सो थैंक यू वेरी मच। एक जो लास्ट वाला पार्ट था वो पहले डिस्कस कर चुकी हूं कि अगर पूरे सेटअप को हम किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड में डालते हैं तो उससे भी फ्रिंज विड्थ चेंज होती है, डिस्प्ले नहीं होती, चेंज होती है। उसमें आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी कि उसकी वेवलेंथ, मतलब उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो कैसे होगी। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, ना बनाते हुए, मैं अपने इस क्लास के इस लेक्चर को यहीं पे सम अप करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। सो बाय एवरीवन, बाय स्टूडेंट्स।